Mac Yes. Good afternoon, sir. Please give the code. बैठे। Thank you, sir. सबसे पहले जो आपका कोड है, इस कोड के साथ आप बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। सर मेरा कोड 2020 है। मेरी स्नातक स्तर की परीक्षा वर्ष 2003 में मदन मोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कालाकांकर प्रतापगढ़ से भूगोल विषय, अंग्रेजी साहित्य और राजनीति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की है। वर्ष 2005 में मैंने अपनी परास्नातक की परीक्षा राजनीति विज्ञान विषय के साथ मदन मोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कालाकांकर प्रतापगढ़ से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उसके पश्चात वर्ष 2006-07 में मैंने बीएड की परीक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है और वर्ष 2011 में मेरा चयन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के पद पर हुआ है और तब से वहीं पर मैं कार्यरत हूँ। आप ऑलरेडी लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस के। जी सर। और लेक्चरर के बाद जो अगला प्रमोशन है वो प्रिंसिपल के लिए होता है। जी सर। ऑलरेडी आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। जी सर। तो फिर प्रिंसिपल ही आप क्यों बनना चाहते हैं? जीआईसी में ऑलरेडी लेक्चरर हैं, आप प्रमोट होके प्रिंसिपल तो बन ही जाएंगे। तो प्रिंसिपल के लिए अलग से परीक्षा देने की आपको क्या आवश्यकता है? सर मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ और मेरा चयन उत्तराखंड में हुआ है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता अपने जो है गृह प्रदेश में आने की है और पहले से ही जो है मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ सिविल सेवा में आने की। तो उसी क्रम में मेरा चयन यहाँ पर जो है साक्षात्कार के लिए आमंत्रित हुआ हूँ। पॉलिटिकल साइंस के आप लेक्चरर हैं और पॉलिटिकल साइंस में आपने पीजी भी किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपने ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है। तो राजनीति विज्ञान पर आपको भरोसा नहीं है या आपके विषय में वो आपकी महारत नहीं है? सर मेरी रुचि जो है ग्रेजुएशन में मैंने जो भूगोल ले ही रखा था, तो भूगोल के विषय के प्रति ज़्यादा थी। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं परास्नातक में जो है भूगोल नहीं किया और रुचि मेरी भूगोल में ज़्यादा थी। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बीएड किया है। बीएड में टीचिंग मेथोडोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। जी सर। और उसका उपयोग हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। जी सर। क्या आप कुछ जो बेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी हैं उनको बोर्ड के सामने बता सकते हैं ताकि हम जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सुधार ला सकें? सर सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी जो है सर वो खिलौनों का जो खिलौना विधि है कि बच्चों को जो है खिलौनों के माध्यम से जो है उनको हम अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्नोत्तरी जो मेथोडोलॉजी है कि बच्चों को हम जो है उत्तर जानने से पहले उनको हम ऐसे परिस्थितियां पैदा कराते हैं कि वो प्रश्न उनसे करवाते हैं, तो वो प्रश्न के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाते हैं सर जहाँ तक हम उनको ले जाना चाहते हैं। बीएड के दौरान आपने किसी स्कूल में अटैचमेंट में प्रशिक्षण कार्य भी किया हुआ कुछ समय तक? जी सर। ट्रेनिंग के दौरान? जी हाँ। और वो संभवतः सरकारी या शहर का कोई स्कूल रहा होगा। जी सर। प्राय ये देखा जाता है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राथमिक जो विद्यालय हैं, वहाँ पर बहुत क्वालिफाइड लोग पढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। जी हाँ। टेट, सीटेट ये सब करने के बाद वहाँ पर टीचर पहुँचते हैं। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय सुधार हमें दिखाई नहीं देता। उसके पीछे क्या मूल वजह है और अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप कौन से सुधार करना चाहेंगे जिसके माध्यम से हमारी प्राथमिक शिक्षा बेहतर हो सके? सर प्राथमिक विद्यालयों में जो मूल समस्या है कि जो है अभी तक तो सर अध्यापकों की कमी थी। कुछ विद्यालयों में जो है एकल विद्यालय चल रहे हैं, 5 तक की क्लास चलती है, लेकिन वहाँ पर देखते हैं शिक्षकों का अभाव है। तो एक तो इसकी कमी से जो है शिक्षण व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। दूसरा सर जो सबसे बड़ा कारण है जी जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो अक्सर उनकी जो है जो आर्थिक स्थिति वो निम्न रहती है और उनके गार्जियंस का जो है सर बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन के प्रति जो है कोई लगाव नहीं होता है कि मतलब ज़्यादातर सर कि हमारे बच्चे जो है आगे पढ़ करके जो है अच्छी जॉब करेंगे। तो एक वो भी सर जो है उनका बच्चों की तरफ से, और एक समस्या और हमने देखी कि अध्यापकों का भी सर जो है जो है उसके प्रति थोड़ा नज़रिया जो है नकारात्मक रहता है कि अपना सर जो है अपनी नौकरी वो पा गए हम कर रहे हैं और कोई अच्छा उनके अंदर वैसा जो है जोश नहीं देखने को मिलता कि हम इस एजुकेशन को जो है आगे ले जाएं ताकि ना हो। ये कई कारण है सर वहाँ पर।
कारण के साथ में क्या क्या समाधान आप क्या कर सकते हैं? ये समस्याएं हैं जो आपने इंगित कराई, इसके अलावा और भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर बेसिक की एजुकेशन को हमें बेहतर करना है तो कौन कौन से समाधान हमें अपनाने चाहिए? सर समाधान ये है कि सबसे पहले तो मैं वहाँ पर जो है बच्चों के गार्जियंस की मीटिंग लूँगा, उनको मैं मोटिवेट करूँगा कि जो है हमारे यहाँ अच्छे अध्यापक आ रहे हैं और आप बच्चों के ऊपर आप भी यहाँ पर इनको जो है रेगुलर भेजिए विद्यालय, और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो है इनको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा इनको दिलाएंगे। सबसे पहले सर मैं जो है मेरा तो यही कन्विंस रहेगा कि हम गार्जियंस को कन्विंस करके और अपने जो हमारे साथ जो कलीग हमारे टीचर्स रहेंगे उनको मोटिवेट करेंगे कि जो है आप लोग भी जो है ये जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमको कार्य सौंपा गया है, इसका बेहतर ईमानदारी पूर्वक पालन करिए। आपको नहीं लगता जो प्राइवेट जो कोचिंग संस्थान हैं दिल्ली में, कोटा में, जी वहाँ पर तो यहाँ के टीचर्स कभी लोगों को कन्विंस करने नहीं जाते, हाँ सर। उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ आते हैं और इन संस्थानों में पढ़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें टीचर की भूमिका ज़्यादा बड़ी है? जी सर, नो डाउट टीचर की भूमिका जो प्राथमिक भूमिका है। आपने ज्योग्राफी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, अभी मानसून का सीजन है। जी हाल के दिनों में ये देखा गया है कि जो बारिश का जो पैटर्न है इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले जो लॉन्ग ड्यूरेशन में बारिश होती थी अब वो एक छोटे स्पेल में हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। इसके पीछे कौन से भौगोलिक कारण आपको लगता है जिम्मेदार हैं? सर सबसे बड़ा कारण तो जो हमारा ये मौसम परिवर्तन हो रहा है इसके पीछे सर ग्लोबल वार्मिंग को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है मौसम में अनियमितताएँ होती आ रही हैं, इसका जो रेगुलर एक पैटर्न था वो बदलता जा रहा है। भविष्य में हमारी क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में भी एग्रीकल्चर है और अधिकांश लोगों की आजीविका का स्रोत भी कृषि है। बारिश कम नहीं हुई है, बारिश ऑलमोस्ट औसत हम निकालते हैं उतनी हो रही है जो पिछले 20 साल से हो रही है, कहीं कहीं वो बढ़ भी जा रही है। लेकिन हमारी जो कृषि है जिससे हम आजीविका प्राप्त करते हैं, इस कृषि पर इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में? सर ये जो बारिश जो है इसका जो है सबसे नेगेटिव पक्ष है कि अब जो है ये समग्रता में जो है नहीं हो रही। अब ये एक जगह तो कहीं बहुत ज़्यादा हो जा रही है और कहीं पर तो नहीं हो रही है, तो इस वजह से कृषि जो है जहाँ पर हो जा रही है अधिक हो रही है, तो वहाँ कृषि जो है डूब के कारण जो है खराब होती जा रही है, और जहाँ नहीं हो रही वह सूखे की चपेट में आने के कारण जो है उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है सर। तो ये बारिश के पैटर्न का जो है अनियमितीकरण जो है इसकी वजह से हमारी कृषि पर सर जो है नकारात्मक असर पड़ रहा है। कैसे बचा जाए इससे? सर इसका एक जो है हम जो समाधान कर सकते हैं कि एक तो वर्षा जल संग्रहण करके, कि वर्षा जल को हम संग्रहण करके जो है इसका वाटर रिचार्ज जो हमारा भूजल स्तर कम होता जा रहा है इसका जो है इसको रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा सर ये एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है कि जो नदी जोड़ो परियोजना, इसका एक अच्छा समाधान हो सकता है कि जिन क्षेत्रों में जो है पानी सूखे की समस्या वहाँ पर हम नहरों के माध्यम से पानी पहुँचा सकते हैं। भूजल को रिचार्ज करने के लिए क्या भारत सरकार ने कोई योजना चलाई हुई है? जी सर, जल जीवन मिशन है सर। जल जीवन मिशन भूजल को रिचार्ज करने के लिए है या हर घर तक जल पहुंचाने के लिए है? सर हर घर तक जल पहुँचाने के लिए सर। भूगर्भ के जल को रिचार्ज करने के लिए कौन सी योजना है? सर इसमें याद नहीं। अटल भूजल योजना। अटल भूजल सर। पिछले 100 वर्षों में भारत में पानी का अत्यधिक दोहन हुआ है और दुनिया में पानी का सर्वाधिक दोहन करने वाले देशों में हमारी गणना होती है। मैं फिर से वही एग्रीकल्चर के साथ आपसे सवाल पूछता हूं कि कृषि में क्या बदलाव किए जाएं कि हम आने वाले समय में इन चुनौतियों से बच सकें। दुनिया में सर्वाधिक भूजल का दुरुपयोग या दोहन हमने किया है और आने वाले वर्षों में हम कृषि संकट या सूखे की ओर जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में कौन से पैटर्न चेंज किए जाएं ताकि हम इन समस्याओं से भविष्य में बच सकें? सर सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में हम जो है उन फसलों का उपयोग करें जो कम जो है जल से तैयार हो जाती हैं, और उन क्षेत्रों में जहाँ जल की कमी है वहाँ पर हम मोटे अनाज जैसे जो है राजस्थान एरिया होगा हमारा, जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड या भारत के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर जो है वर्षा या जल की कमी है वहाँ पर हम मोटे अनाज और कम जल वाली फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पशुपालन पर जो है विशेष जोर दे सकते हैं कि चारे वाली फसलें उगा करके हम जो है पशुधन को उसके हम लाभ के लिए काम कर सकते हैं। और सर जो खेती के लिए जो हम भूगर्भ जो जल का उपयोग करते हैं और इसका जो है जल इस पर प्रतिबंध लगाया जाए सर कि जो भूगर्भिक जल है जो हमारा पेयजल के लिए इस्तेमाल होता है वो कम से कम सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए, उसका जो है वैकल्पिक कोई समाधान। आपने देखा है जो कृषक हैं, किसान हैं, वो सबसे ज़्यादा
वल्नरेबल सेक्शन हैं, उनकी आय के बारे में कोई नियमित आय नहीं है उनकी, मौसम पर, जलवायु पर निर्भर है उनकी आय, और काफ़ी हद तक किसान अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत नहीं है। वो फसलें जो उगाते हैं, उन फसलों से, जिन फसलों से उनको अधिकतम आय हो सकती है, उस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। तो कैसे हम उन किसानों को जो इतने गरीबी में हैं या इतनी मुश्किल में हैं, कैसे उन किसानों को तैयार कर सकते हैं कि आप ये कम पानी वाली फसलें उगाइए? क्या सरकारी तौर पर इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए? और एक विशेषज्ञ के रूप में, एक भूगोल के जानकार के रूप में आप, या एक कृषि के जानकार के रूप में आप बताइए कि किस तरीके से हम उनको कन्विंस करें कि आप इस पैटर्न पर जाइए। सर सबसे पहले हम किसानों को जो है जागरूक, उसके लिए जागरूक करना होगा और उनको विश्वास दिलाना होगा कि जो परंपरागत फसलें हैं ये हमारी जो है नहीं, अगर उनकी आय नहीं बढ़ती है तो वो क्यों मानेंगे इस बात को? जी। मान लीजिए जैसे गन्ना है, गन्ना एक कैश क्रॉप्स है, गन्ने का मूल्य अधिक मिलता है, लेकिन उसमें पानी का बहुत उपयोग है। अब आप गन्ना किसानों के क्षेत्र में जाकर के उनसे कहते हैं कि आप दाल उगाइए, और दाल में उनको आय नहीं होती है, किसान ऑलरेडी गरीबी में है, तो वो आपके इस पैटर्न को क्यों मानेगा? सर उसके लिए हम उनको भरोसा दिलाएंगे, कुछ हम जो है जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह इस तरह की इंडस्ट्री अगर उन क्षेत्रों में लगाएंगे तो उनको बताएंगे, और अन्य जगहों के जो अगर कहीं सफल प्रयोग हुए हैं तो उनको हम जो है दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर जो है ऐसा यहाँ के किसानों ने जो है ऐसा अपनाया है इस खेती को, इससे उनको लाभ हुआ है, तो आप भी जो है उसका उनको हम जो है प्रयोग करके दिखा सकते हैं, मतलब कहीं का एग्जाम्पल, तो उनको हम भरोसा दिला सकते हैं। सबसे पहले सर भरोसा ही दिलाना होगा। रायबरेली से हैं आप, किस मंडल में आते हैं रायबरेली? सर लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में आते हैं। रायबरेली से सटे हुए कुछ ज़िले बता सकते हैं? जी सर प्रतापगढ़ है, उन्नाव जिला, बाराबंकी, लखनऊ, कौशाम्बी और फतेहपुर। अमेठी नहीं है? सर अमेठी, छत्रसाल महाराज। अमेठी का जब निर्माण हुआ था, जिला नया जिला बना था, तो एक तहसील रायबरेली के लिए ली गई थी, पता है कौन सी तहसील थी? सर जायस, जायस श्योर तहसील? नहीं हो सर। तिलोई है कि जायस? सर श्योर नहीं सर। तिलोई है। ये बताइए, रायबरेली का प्रतिनिधित्व हो चाहे अमेठी का प्रतिनिधित्व हो, जी। देश की बड़ी हस्तियाँ करते हैं, बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस लेवल का डेवलपमेंट अमेठी रायबरेली का होना चाहिए वो अभी तक हो नहीं पाया है। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ का, हमारे यहाँ देखा जाए ये सोशल कैपिटल इनरिचमेंट नहीं हो पाया है। वेस्टर्न यूपी काफ़ी आगे है उससे। तो आपको क्या लगता है कि इन लीडरों के होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रतिनिधित्व है, जो अगर इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं क्षेत्रों में, अभी तक नहीं आ पाए, उसके पीछे क्या क्या कारण है? सर उसके पीछे कारण तो एक तो पहला तो हम उसकी उपेक्षा ही मानेंगे। जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो रायबरेली जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर एक ही दल का जो है वो लगातार प्रभुत्व बना रहा, तो एक तरह से उनके मन में जो है ये श्योरिटी की भावना आ जाती है कि ये क्षेत्र तो मेरा है, यहाँ का हमें जो है हार का जो डर सताता है कि सर वो जो है उस दल में नहीं है कि यहाँ की जनता तो हमें लगातार सपोर्ट कर रही है। एक तो उसका जो प्रभाव है, और दूसरा सर वहाँ पर जो है अभी इतना ये नहीं कह सकते कि सर उतना विकास नहीं हुआ ऐसा। अभी रायबरेली में बहुत सारे जैसे काम हुए हैं जो अन्य जिलों में जिन जैसे सर ऐसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थान है। अभी सर यूपीए गवर्नमेंट में सर वहाँ पर मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई है, उससे बहुत सारे जो है कई हज़ार लोगों को रोजगार मिला। स्थानीय स्तर के लोगों को मिला है वास्तव में रोजगार? जी सर जो रेगुलर बेसिस पे सर नहीं है वहाँ पर, जो बड़ी नौकरियाँ हैं वो तो नहीं मिली, लेकिन हाँ डेली जो उस तरह की अकुशल जो श्रम है वो वहाँ पर जो है भारी मात्रा में सर। उसकी वजह से क्या आसपास के एरिया का डेवलपमेंट हुआ? जी आसपास जो है कई, जैसे दुग्ध का जो क्षेत्र है, डेयरी, उसका जो है काफ़ी पशुपालन का जो है विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ उनके उत्पाद बिकते हैं सर। और सर जैसे उत्तर प्रदेश में जो है पहला एम्स जो है रायबरेली में ही स्थापित हुआ है, अभी ये एक्टिव मोड में है सर। ITI वहाँ पर है। अच्छा, और क्या किया जा सकता है? कहाँ किस किस एरिया में पोटेंशियल है वहाँ पे? सर रायबरेली में सबसे ज़्यादा सर जो है कृषि प्रधान जो है वो जिला है, वहाँ पर कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा सर दूध उत्पादन में। वहाँ पर दूध उत्पादन सर बहुत मात्रा में होता है, लेकिन जो है वो सस्ते दामों पर बेचा जाता है। अगर दुग्ध उत्पादन इकाइयाँ उसका जो है अच्छा जो है इस्तेमाल किया, कुछ मदर डेयरी सारी काम नहीं कर रही है अच्छे सर वहाँ पर जो है वो लोग जो है इतना व्यापक स्तर पर नहीं है। अच्छा, एग्रीकल्चर के पोटेंशियल को अगर एक्सप्लोर करना है तो क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पर? सर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उनका बेहतर इस्तेमाल, जैसे गन्ना का जो चीनी मिल नहीं है रायबरेली जिले में, तो चीनी मिल लगा करके हम इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से आपका जुड़ा रहा है, अयोध्या भी जानते ही होंगे आप।
तो राम मनोहर लोहिया जी का एक चौखंबा सिद्धांत था, जी सर। क्या है बताइए। सर श्योर नहीं, कुछ अनुमान लगा सकते कुछ। अच्छा, इनका एक लोहिया का अलग समाजवाद है, जी उसके बारे में कुछ आइडिया है आपका? वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, जी सर। क्या है बताइए। सर लोहिया जी का जो समाजवाद है वो सर गांधी की जी के से ज़्यादा सिद्धांतों से अधिक करीब है। जो उसका जो भारतीय जो उसका समाधान वो चाहते थे कि जो भारतीयकरण, जो भारतीय समाजवाद है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, इससे दूर हट करके हम इसका भारतीय तरीके से समाधान करें, ये सर। अयोध्या वर्डिक्ट आया था, किस डेट को आया था, कुछ आइडिया है? बहुत ऐतिहासिक फैसला रहा। सर 1992 में। नहीं, अभी हाल में जो उसका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहा है, उस पर फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है, राम मंदिर बन रहा है इस पर, तो वो कब आया था? सर श्योर नहीं हो सकता तारीख है। जो राम मंदिर बन रहा है किस शैली का है? सर नागर से। नागर शैली का है। अच्छा, इस जब विवाद का समाधान किया था राम मंदिर मुद्दे का, एक आर्टिकल का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत वो दूसरी जगह पे ज़मीन दे पाए थे 5 एकड़। आर्टिकल 142 क्या कहता है ये? सॉरी सर, मुझे पता सर। अच्छा, एक ज्योग्राफी के आपका ऑप्शनल रहा है, एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि हमें ये समझाइए कि ये कहा जाता है कि असम की जो बाढ़ का रीजन है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, 90% ये माना जाता है, बट तो इस बार मानसून तो आया ही नहीं था, उसके पहले ही असम में बाढ़ क्यों आ गई? उसके क्या रीजन है? सर इसमें श्योर नहीं हो सकता। बीएड और स्पेशल बीएड जानते होंगे आप, जी हाँ। क्या अंतर है दोनों? सर बीएड तो एक आम जो डिग्री है जो शिक्षा सभी कोई भी ले सकता है, और विशेष शिक्षक जो दिव्यांग जो हैं उनके लिए जो है ये शिक्षक तैयार करता है। अगर ये आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं विशेष शिक्षा का, तो आप उनके लिए काम करेंगे सर। अच्छा, पिताजी किसान हैं। जी सर। ये 3 फॉर्मूलाज आए थे, उस पर सरकार ने उसको ड्रॉबैक कर लिया। आपको क्या लगता है कि अगर वो तीनों फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट हुए होते तो आपके पिताजी का या उनके जैसे देश में जितने भी किसान हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में उन तीनों कानूनों की क्या भूमिका हो सकती थी? आपको लगता है कि ये वापस लिए जाने चाहिए थे? सर जिस तरह से विरोध हो रहा है, सबसे पहले तो उसको तो लगता है कि सर वापस होने चाहिए था, क्योंकि जो उसमें मुख्य मुद्दा था एमएसपी का सर था, कि उसमें एमएसपी की गारंटी नहीं था। तो एमएसपी गारंटी तो अभी भी नहीं है, चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा जो है तो एक फिर आप अलग से ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि एमएसपी आप दीजिए? उसमें तो कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं थी एमएसपी के साथ। असुरक्षा की भावना है, उनको लगता है कि अगर यही बतरा, तो अगर निजीकरण हावी हो जाएगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये कम हो जाएगा और बाद में हमारा शोषण ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार तो कह रही है हम तो आपके पास और अधिक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको अच्छे रेट मिले। सर ये विश्वास की कमी है सर इस किसान और सरकार के बीच में। और इसके बारे में कुछ? सर किसान जो था एक 3 इसमें एक्ट थे, तीनों आपको अलग अलग पता है? एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, एक इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का था, और एक इसका था। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या समस्या थी? इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सर उसमें जो कुछ फसलें जो 1995 में के बिल्स में था कि उसमें जो खाद्य फसलें थी उनको उससे बाहर रखा गया था आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से। जो नया एक्ट आया उसमें उनको शामिल कर दिया गया, उनके भंडारण का जो है असीमित भंडारण, कितना भी कंपनियां या निजी व्यक्ति असीमित भंडारण कर सकता है। कोई कैप नहीं थी इसमें आगे? सर इसमें श्योर नहीं हूँ सर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या इशू बन रहा था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर ये था कि जो है फसल उत्पादन से पहले जो है कंपनी या जो है निजी व्यक्ति का जो है किसान से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है और उनके उपज के दाम पहले से निर्धारित हो जाते हैं। इसमें समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या सर विवाद निपटान जो तंत्र है उस पर जो है विश्वास नहीं था सर किसानों को, कि अगर हमारा और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई जैसा विवाद पैदा होता है तो उसका उचित जो है तंत्र जो है हमारे पास नहीं है, हमें वो परेशान कर सकता है। अच्छा, अगर सलाह आपसे सरकार मांगती इन तीनों कानूनों के रेफरेंस में कि किसानों से हमें जो हमारा द्वंद्व चल रहा है इसको समाप्त करने के लिए आप कुछ हमें सुझाव दीजिए। आप किसानों के बीच में और सरकार के बीच के मध्यस्थ हैं, क्या क्या उपाय? सर मेरा सुझाव ये होगा कि जो फसलों की जो कीमत का जो है मुद्दा है उसमें सरकार एक जो एमएसपी जारी करती है वो जारी कर दे, तो निजी क्षेत्र के लिए भी बाध्यकारी बना दे कि जो है आप इससे नीचे दाम में नहीं लोगे, आप आगे ऊपर आप कि वो आपकी मर्जी है, जो आप किसान के मध्य जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो आप कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग का हिस्सा होगा क्या कि आप प्राइवेट कंपनियों को बाध्य करें कि आप इससे कम पे नहीं ले सकते? सर अच्छा, मान लीजिए सरकार ऐसा बना देती है तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? सर अर्थव्यवस्था पर थोड़ा अतिरिक्त दबाव तो पड़ेगा ही सर, क्योंकि वो एक सीमा जो है निर्धारित कर देगी, तो उससे नीचे जो है क्योंकि वैसे फसलों जी सर। और ओपन मार्केट इकोनॉमी में इस तरह के नियम बनाना जहां पर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं,
कितना तक संघर्ष होगा? सर सबसे पहले जो सरकार का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को सर बेहतर जो है जीवन यापन उपलब्ध कराए। उसके और कृषि प्रधान होने के नाते तो कृषकों के लिए उसे जो बेहतर काम करने ही होंगे। और सर और अगर हमारा किसान धीरे धीरे अगर इससे लाभ होगा तो हम आगे जो है कठोर कदम उठा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी हम देख रहे हैं कि यूरोप में हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप ज़रा बताइए कि हीट वेव्स होता क्या है बेसिकली? सर पढ़ा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सर श्योर नहीं हो रहा हूँ इसके विषय में। आपका जुड़ाव उत्तराखंड से भी है। उत्तराखंड में जो डिजास्टर्स होते हैं, लगातार हम सुनते रहते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिजास्टर्स होते रहते हैं। इसका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से कोई लेना देना है या ये वहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस है, उसकी टॉपोग्राफी के कारण से होता है, या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं? ऐसे स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आप इसको कैसे देखते हैं? सर इसकी जो तीव्रता जो बढ़ी है वो सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से ही हुई है, और प्राकृतिक कारणों से तो कम ही है। अब जो मानवीय गतिविधियाँ या विकास गतिविधियाँ जो ज़्यादा हो रही है, जैसे बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है और बड़े बड़े बांध लगाए जा रहे हैं, तो इसका सर जो है विपरीत असर वहाँ पर की जो है भौगोलिक डेमोग्राफिक असर पड़ रहा है, जो आपदाओं को जन्म दे रहा है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोक देना चाहिए? सर नहीं, कैसे इसको बैलेंस करें? सर हम जो है उसको जो है वहाँ पर अध्ययन करेंगे कि वहाँ की जो है डेमोग्राफिक स्थिति का, कि वहाँ पर जो हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं क्या वहाँ की प्रकृति उसके लिए अलाउ कर रही है, उसका हम सर्वे पहले करें। और सर जैसे बड़े बांध हैं, बड़े बांध न बना करके अगर हम वहाँ पर छोटे बांधों को ज़्यादा आगे बढ़ाएं तो वो ज़्यादा वहाँ के लिए हितकारी होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, और हमारी उससे विद्युत उत्पादन भी हमारा होगा। छोटे प्रोजेक्ट लगाए जाएँ। और सड़कों का सर जो वहाँ पर जो मैंने खुद देखा है, वहाँ की कटाई सर जो है अवैज्ञानिक कटाई होती है। यानी रेगुलेशंस नहीं है इसके? हाँ सर, सरकार की तरफ से भले ही निर्देश जो भी हों, लेकिन देखते हैं रात में या ऐसे मतलब चोरी छुपे वहाँ पर जो है जो एक। तो इसको कर्व करने के लिए क्या मेजर्स क्या क्या उठाने चाहिए? आप अगर पोस्टेड होते हैं ऐसे एरियाज में तो कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे? सर निगरानी देते हैं, और जो एडवाइजरी है कि जो तरीका वैज्ञानिक आपने तरीका। अभी कहा आपने कि इलीगली ऐसे होती है चीज़ें, तो अभी उत्तराखंड का ही कुछ दिन पहले का मुझे लगता है न्यूज़ था, कोई एक अधिकारी थे, उन पे कोई ट्रक ड्राइवर था, उसने ट्रक को रिवर्स करके उन पे चढ़ा दिया था, जिससे दुर्घटना हो गई थी। तो ऐसी चीज़ों को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे? सर हम अपने एक जो है स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र विकसित कर सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमारा वो चल रहा है प्रोजेक्ट, स्थानीय लोगों को अपने मिला करके कन्विंस करके हम अपना जो है लगा सकते हैं कि अगर इससे कोई जो है गतिविधि यहाँ हो रही, अवैध खनन हो रहा है या गलत तरीके से कटान हो रही है, तो उसकी सूचना हमें दी जाए। अगर जैसे हमें सूचना मिलेगी तो हम जो है पुलिस बल के साथ। कटान तो वहाँ के लोकल्स ही कर रहे होंगे। हाँ सर, वो भी। तो कैसे इसको आप खुफिया तंत्र आप कहाँ से लाएंगे आप? सर आज टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सारे लोग जो है सर अवैध खनन, हम जो अवैध खनन में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो प्रभावशाली लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं सर, तो हम सबको जो है कुछ लोगों को तो हम कन्विंस कर ही सकते हैं सर। मानसून गैप क्या होता है? सर जो ये एक वर्षा का जो पैटर्न है, जो नियमित रूप से वर्षा होती है, एक वर्षा से दूसरी वर्षा का भी जो अंतराल हो जाता है ज़्यादा लंबा गैप, से मानसून गैप कहते हैं। क्यों होता है ये? सर ये मौसमी कुछ कारण हो जाते हैं कि हवा का दबाव कम हो गया या जो है। स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप एक सामान्य आदमी से तो नहीं पूछा जा रहा है ये सवाल। जो वर्षा लाने वाले जो तंत्र हैं, हवाएं हैं सर, इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो सकता है वायुदाब में अंतर के कारण, या एल नीनो प्रभाव भी सर इस पर जो है एक इफेक्ट हो सकता है। आप रायबरेली से हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कोई वस्तु वहाँ से प्रमोट करने के लिए कहा जाए, आपसे कहा जाए, तो आप किस चीज़ को प्रमोट कीजिएगा? सर काष्ठ उत्पादन, क्या चीज़? लकड़ी का सर जो है काष्ठ जो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर जो है इस तरह के काम होते हैं, तो मैं। क्या मैन्युफैक्चर होता है उससे? सर उससे जैसे खिलौने और ये फर्नीचर, ये हमारी डेली यूजेज के सामान बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से निर्मित होते हैं। आप जीआईसी प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आप अगर अपॉइंट होते हैं यहाँ पे, तो आप किन किन प्रणालियों में प्राथमिकता के तौर पे आप शिक्षा में किन किन मुद्दों को आप प्राथमिक रख के उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे?
आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों में कमियां रह गई हैं जिनको सुधार करना चाहिए? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का, आप ऑलरेडी वर्किंग भी हैं, तो किन किन मुद्दों को आप प्रायोरिटी वाइज टच करना पसंद करें? सर मेरा पहली प्राथमिकता है कि जो है बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, और वहाँ पर जो है और गार्जियंस को हम कन्विंस करके और अपने टीचरों को भी जो है विश्वास में लेकर के एक बेहतर टीम वर्क की भावना से वहाँ काम करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर आएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एनरोलमेंट पे फोकस करेंगे, जी सर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जी पढ़ने आए। जी अच्छा, और कोई इशू है तो बताइए। सर, बस थैंक यू सर। नहीं, तो आप पिथौरागढ़ में आपके दोस्त हैं, सर रानीखेत से कैसे जाते हैं, या रानीखेत से अलवारी कहाँ से जाते हैं? सर मैं इधर बरेली से पीलीभीत और खटीमा चंपावत होते हुए ये रूट टनकपुर पड़ता है सर, उस रूट से डायरेक्ट सीधे जो है हाईवे। तो अगर हल्द्वानी से हम लोग जाएं पिथौरागढ़, तो एरियल डिस्टेंस कितनी होगी और बाई रोड डिस्टेंस कितनी होगी, कुछ आइडिया है आपको ज्योग्राफी में? सर एरियल तो नहीं पता, लेकिन बाई रोड सर जो है लगभग 300 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कौन कौन से बीच में जिले आएंगे या क्षेत्र आएंगे? सर सबसे पहले तो जो है नैनीताल पड़ेगा, और उसके बाद फिर अल्मोड़ा, और फिर पिथौरागढ़। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ कितना दूर है? सर लगभग एक 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर। जी दूर है सर। यूपी में लॉकडाउन के पहले शिक्षकों को कहा गया था कि जब आप स्कूल पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद अपना फोटो खींच करके सेल्फी लेकर के आप अपलोड करेंगे। कौन सा कार्यक्रम था वो? सर कार्यक्रम तो वो ऐप नहीं याद आ रहा है सर, यहाँ का था वो फोटो, तो ये मुझे मालूम था कि हाँ फोटो खींचने के लिए जो है समय से कहा गया था। आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया आपने, तो एक चीज बताइए, हम लोग दिल्ली एजुकेशन मॉडल देख रहे हैं और यूपी का भी एजुकेशन मॉडल आपने देखा होगा, उत्तराखंड का भी देखा होगा, तो तीनों में क्या अंतर है? और अगर मान लीजिए आप यूपी में जाते हैं तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? सर तीनों मॉडल, दो तो मॉडल सर मुझे बेहतर पता है, और जो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो सर सिर्फ सूचनाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मैंने अभी तक देखा है, तो उतने जानकारी में मैं दिल्ली एजुकेशन मॉडल को बेहतर पाता हूँ तीनों मॉडल में। तो क्या यूपी में अगर हम एजुकेशन फील्ड में सुधार करना चाहें तो क्या दिल्ली से सीखना चाहेंगे आप? सर यहाँ से जो हम सीखना चाहेंगे, सब मैं देखता हूँ सबसे पहले आधारभूत संरचना सर का अभाव मुझे दिखता है सर स्कूलों में, क्योंकि आजकल जो एक सोच जो हमारे समाज में नहीं है, जो थोड़ा जिसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है वो प्राइवेट स्कूलों में इसीलिए भेजता है कि उसका जो सामाजिक जो स्टेटस है वो दिखाना चाहता है। अगर हमारे सरकारी स्कूलों में अगर हम वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें तो हमारे पास कहने को भी होगा और हम जोर दबाव डालें, क्योंकि सर मैंने अपनी जो इतनी 10 साल का लगभग अनुभव हो गया मेरा, तो इसमें देखा कि सर जो मेरे स्कूल में है वहाँ पर सर हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ खामियां जरूर लगती हैं सर। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एक अच्छे टीचर को गुण बताइए। सर अच्छा टीचर सबसे पहले तो उसकी सर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, और जो बच्चों को पढ़ाने का उसका जो एक मनोवैज्ञानिक जो बालमन जो होता है उसको बेहतर समझ उसके अंदर होनी चाहिए, सौम्य और सरल होना चाहिए सर। और कुछ? सर उसको अपने पाठ्यक्रम का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। ज्योग्राफी आपने रखा हुआ है, एजुकेशन की एक और बात कर लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के रेस्पेक्ट में? वर्ल्ड एजुकेशन नहीं, जो हमारी पुरानी ओल्ड एजुकेशन जो पॉलिसी थी वो क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले जो पुराना जो मॉडल था 10+2 का जो मॉडल था उसको चेंज किया गया, उसके स्थान पर जो है 533+4 का मॉडल लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें सर जो है ये जो बच्चे हैं छात्र केंद्रित शिक्षा पर दी जा रही है। जो पूर्व की पॉलिसी थी वो शिक्षक केंद्रित थी और इस पर छात्र केंद्रित शिक्षा का विशेष बल दिया गया है। क्या अंतर है और कुछ अंतर बताएं, इससे क्या फायदे हो सकते हैं? क्या आने वाले समय में हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं, ठीक है, और हम लोग मानव संसाधन की बात कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन पॉलिसी कैसे उसको मानव संसाधन की जो हमारी मांग है उसको पूरा कर सकती है?
सर इस पॉलिसी में जो सबसे बेहतर काम किया जा रहा है, जो वोकेशनल जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं कि बच्चा जो है छठी क्लास से ही कुछ ना कुछ जो है वो कोई ना कोई काम सीख जाएगा, वो जो है बेहतर एक हो सकता है जो मानव संसाधन के दृष्टिकोण से कि अगर आगे वो एजुकेशन क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाता है या बेहतर नहीं कर पाता, उसके पास एक ऐसा काम होगा जिस पर अपना जीविका वो चला सकता है। आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं तो हेड मास्टर, एक बार हम लोग सुनते हैं कि उसको हेड मास्टर कहा रहा है और कई बार सुनते हैं वो प्रिंसिपल है। हेड मास्टर और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है? सर हेड मास्टर जो हाई स्कूल तक के विद्यालय हैं। ऐसा क्यों किया जाता है कि उनको हेड मास्टर कहा जाता है स्कूल तक और वहाँ प्रिंसिपल कहा जाता है? अब सर नाम के का तो मुझे सर स्पष्ट नहीं है ये। चलिए, ज्योग्राफी आपका प्रीएम्बल जरा सा, पॉलिटिकल साइंस आपका है ना, जरा प्रीएम्बल सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सर इसमें भूल रहा हूँ। इस एग्रीकल्चर के बहुत सारे हमारे कलीग्स ने बात की, आपसे बहुत अच्छी बात है। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के अभी आरपीआई ने इंडियन एग्रीकल्चर अचीवमेंट एंड चैलेंजेस के शीर्षक से कुछ डॉक्यूमेंट जारी किया है, जानते हैं उसके बारे में? सर नहीं पता। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की कितनी जरूरत है इंडिया और क्यों? सर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो है जो पहली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उससे हम खाद्यान्न उत्पादन पर तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन उसका जो है जो खंडवार विकास हुआ था उसका जो लाभ जो मिला था वो खंडवार मिला था। कुछ क्षेत्रों को तो ज़्यादा मिल गया, कुछ क्षेत्र उससे वंचित रह गए और उसके दुष्परिणाम जो अब आज तक आते आते उसकी खामियां जो है उजागर हो गई हैं कि मृदा पर विपरीत असर, उत्पादकता में भी कमी आने लगी है। तो द्वितीय जो सदाबहार क्रांति लाने की जरूरत, जो उसमें जो कमियां रह गई हैं जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन लाई जाए, सदाबहार क्रांति की जो जैविक खेती पर जो रसायनों से जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाई थी उसके स्थान पर अगर हम जैविक खेती का इस्तेमाल करें इसके साथ साथ तो ये बेहतर और हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।